कितना क्वेश्चन हुआ था? 6 हुआ था ना। ठीक है, अभी हम आप लोग डिस्कस कर रहे थे तीसरा चैप्टर, नाम क्या है? वैद्युत रसायन। और इस वैद्युत रसायन में हम लोग सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़े, उसके बाद फिर लघु उत्तरीय प्रश्न को स्टार्ट करके पढ़ रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि चैप्टर का मैक्सिमम थ्योरी जो है वो कवर हो जाए। तो इसी कड़ी में आज हम आप लोग 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहले 6 लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़े जा चुके हैं। 7वां प्रश्न क्या है? तो 7वां प्रश्न हम आप लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, कोल-रॉस या कोल-राउस का नियम। तो हेडिंग ले लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, कोल-राउस के नियम का क्या करें? व्याख्या करें। भाई कोल-रॉस के नियम का व्याख्या कर देना है, कोल-राउस के नियम का व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, कोल-राउस ने क्या कहा था कि मान लीजिए कोई हमारे पास, हम सीधे तौर पर एक एग्जाम्पल से ही टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड के एक्वाटिक सॉल्यूशंस में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो यह Na++Cl- बनाता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जो चालकता है वह इसके आयनों के चालकता के योगफल के बराबर है। मतलब इसका अगर चालकता लैम्डा नोट NaCl है, नोट इसलिए लगाते हैं कि ये सारा कैलकुलेशन अनंत तनुता पर किया जाता है। कहाँ पर करते हैं? अनंत तनुता पर करते हैं। लैम्डा नोट NaCl बराबर हो जाएगा लैम्डा नोट Na+ लैम्डा नोट Cl-, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब सिचुएशन कभी कभार बदल भी सकता है। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड। ये किस प्रकार से टूटेगा? तो ये टूटेगा Ca2+ Cl-। समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके आगे क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो इसका होगा लैम्डा नोट CaCl2 बराबर लैम्डा नोट Ca2+। अब देखिए क्लोरीन आयन क्या गो है? तो क्लोराइड आयन 2 गो है, 2 इंटू लैम्डा नोट Cl-, ऐसा लिखना पड़ेगा। 3 रहता तो 3 इंटू लिखते, 4 रहता तो 4 इंटू लिखते, ऐसे करके आप लिखते चलते करते चलते। अब ये बातें केवल अपघट्य के लिए ही लागू नहीं होता है, ये बातें रिएक्शन के लिए भी लागू होता है। इमेजिनेशन करो कि हमारे पास है, ये क्या है? सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? HCl से कराते हैं। तो जैसे सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो हाइड्रोजन सोडियम को यहाँ डिस्प्लेस करके प्रोडक्ट बना लेता है CH3COOH प्लस NaCl। ऐसे कंडीशंस में भी इसका दोनों का चालकता इस दोनों के चालकता के योगफल के बराबर हो जाता है। यानी केमिकल रिएक्शन में भी ये बात रिलेट करता है। किसका नियम? कोल-रॉस का नियम। तो लैम्डा नोट CH3COONA प्लस लैम्डा नोट HCl बराबर हो जाएगा सर लैम्डा नोट CH3COOH प्लस लैम्डा नोट NaCl। बस इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। समीकरण अगर आपका संतुलित है तो इस पर आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग कोल-रॉस के नियम को लिख लेते हैं कि भाई कोल-रॉस का नियम क्या है। फिर इन एग्जाम्पल्स को भी लिख लेंगे जिसके सहायता से हम आप लोग कोल-रॉस के नियम को लिखने वाले हैं। सो लिखिए, कोल-रॉस या कोल-राउस महोदय के अनुसार, कोल-राउस महोदय के अनुसार, पहले कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य, किसी वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी या मोलर
तुल्यांकी या मोलर चालकता उसके धनायन एवं ऋणायन के तुल्यांकी या मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। अर्थात लैम्डा नोट बराबर लैम्डा नोट प्लस लैम्डा नोट माइनस। आप नोट के जगह इन्फिनिटिव का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए ये टोटल चालकता धनायन और ऋणायन के चालकता के योगफल के बराबर हो गया। उसी बेस पर आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते बोर्ड के अंदर। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम आप लोग। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। 8वां क्वेश्चन, देखिए विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए तो तेजी से। अब आंसर लिखते समय आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको आप 2 हिस्सा में बांटिएगा। तो उससे भी पहले लिखिए विद्युत वाहक बल, लिखिए विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है। भाई क्या क्या अंतर है और क्या क्या लिखना है वो समझिए। सबसे पहला काम कि जब किसी सेल से विद्युत वाहक बल में जब किसी सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है तो उसके इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड ना, कैथोड से हम किसको घटा देंगे, एनोड को, ई नोट एनोड। नोट इसलिए लगा रहे हैं कि सेल से धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब सेम मेजरमेंट इसमें भी करेंगे, सेम तरीका से डिफाइन करेंगे। इसमें कह देंगे कि सेल से धारा प्रवाहित हो रही होती है ना, सिंपल सी बात है। इसमें हम क्या कहेंगे, तो बहुत आसान सा डेफिनेशन इसके अंदर हम लिखने वाले। लो हम तुरंत लिख देते हैं, हो गया, लिखा गया। आप भी इतने तेजी से लिख डालो आसानी से, बहुत आसान काम है लिखना। लिखिए जब किसी सेल से धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसके इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को
विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसमें सर नोट हटा देंगे, नोट इसलिए हटा देंगे कि धारा प्रवाहित हो रही है। तो सिंपल सा डेफिनेशन आ गया, जब किसी सेल से धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसके इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अर्थात ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। दोनों में सूत्र लिख दीजिए तेजी से। हो गया। दूसरा लिखिए, यह सेल का महत्तम विभव होता है, जबकि यह सेल का महत्तम विभव नहीं होता है। इसका मान स्थिर रहता है, इसका मान स्थिर रहता है। इसका मान परिवर्तनशील होता है। इसे पोटेंशियोमीटर के सहायता से, इसे पोटेंशियोमीटर के सहायता से मापा जाता है, जबकि इसे वोल्ट मीटर के सहायता से मापा जाता है। ये अंतर हो गया विद्युत वाहक बल और विभवांतर में। अगला क्वेश्चन की ओर चले। ठीक है सर, अपना आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपके पास सर। क्वेश्चन नंबर 9 लिख डालो सर। वैद्युत अपघटनी सेल एवं वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर स्पष्ट करें। तो वो लाइन तो आप स्वतः लिख दीजिए कि वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल में महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित है।
वैद्युत अपघटनी सेल, और एक तरफ लिख दीजिए फिर वैद्युत रासायनिक सेल। और फिर दोनों में हम लोग अंतर कर लेंगे तेजी से। अब यदि वैद्युत अपघटनी सेल के पॉइंट्स को लिखें तो यह क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को, यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जबकि इसकी बात करें तो यह रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोनों का काम एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, अपोजिट है। इसका दोनों इलेक्ट्रोड एक ही धातु का बना होता है। दो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड, तो दोनों एक ही धातु का बना होता है। लेकिन इसमें बात करें तो इसका दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग धातु का बना होता है ना, एक ही धातु का नहीं बनाते, अलग अलग धातु का बनाते हैं। इसमें अगर फिर बातचीत करें तो इसका दोनों इलेक्ट्रोड एक ही अपघट्ट में डूबा होता है। इसका दोनों इलेक्ट्रोड एक ही अपघट्ट में डूबा होता है। अगर इसमें बात करें तो इसका दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग अपघट्ट में डूबा होता है। इसके लिए दो अलग अलग अपघट्ट का उपयोग करते हैं, जबकि अपघटनी सेल में एक ही अपघट्ट का उपयोग करते हैं। इसका एनोड धनात्मक एवं कैथोड ऋणात्मक होता है, और उसमें बातचीत करें तो अपोजिट हो जाएगा। जबकि इसका एनोड ऋणात्मक एवं कैथोड धनात्मक होता है, अपोजिट हो गया। इसमें लवण सेतु का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें लवण सेतु का उपयोग नहीं किया जाता है। भाई उसमें क्या हो जाएगा, तो किया जाता है, तो इसमें हम लिख देंगे, इसमें लवण सेतु का उपयोग किया जाता है। और छठा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण अंतर कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होता है, और इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्विच ऑन करेंगे अपने आप होने लगेगा। तो इसमें
रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होता है, जबकि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होता है। तो सर मेजर अंतर है वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है, नोट करिए इसको। हो गया, ठीक है सर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन लिखिए। लवन सेतु किसे कहते हैं? इसके महत्वपूर्ण कार्य को लिखें। लवन सेतु किसे कहते हैं, इसके महत्वपूर्ण कार्य को लिखें। लिखिए लवन सेतु। अच्छा, अभी आपने जब वैद्युत अपघटनी और वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा कि लवन सेतु का उपयोग वैद्युत अपघटनी सेल में नहीं किया जाता और रासायनिक सेल में किया जाता है। तो फिर क्या है, देखिए लवन सेतु यू के आकार का कांच का नली होता है, जिसमें आरग अमलगम भरा होता है। आरग अमलगम भरा होता है। तो सबसे पहले ना यू के आकार का एक ट्यूब बनाते हैं हम। ये हो गया यू शेप ट्यूब, और इस यू शेप ट्यूब में हम लोग अमलगम डालते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक पेस्ट है, जिस पेस्ट का नाम क्या है, अमलगम है। ये है क्या, तो ये सब का सब अमलगम है। अमलगम होता क्या है सर, तो मरकरी प्लस धातु या धातु यौगिक का महीन चूर्ण। तो हम मान लो यहाँ पर पोटासियम या पोटासियम क्लोराइड का चूर्ण ले लेते हैं, तो इसको हम आप लोग अमलगम कहेंगे। यानी अमलगम में एक फिक्स है, पारा हमेशा होगा, मरकरी हमेशा होगा, दूसरा फिक्स नहीं है। दूसरा किसी भी धातु का चूर्ण हो सकता है या कोई धातु के यौगिक का चूर्ण हो सकता है। यहाँ पर धातु के यौगिक का चूर्ण हमने लिया है। और ये क्या है, तो ये है कांच का नली। कांच का नली। तो सबसे पहले आप चित्र बनाइए, तेजी से चित्रण कर दीजिए। यू शेप ट्यूब हो गया ये, इसको यू ट्यूब नहीं कहना, यू शेप ट्यूब कहना। आरग आरग लिखा है, अलग अलग लिखा रहता ना। मिनट 20 मिनट अभी पढ़ाएंगे, इसको पूरा खत्म करेंगे आज। ऑब्जेक्टिव कल देखेंगे। हो गया। अब इसके ना सर महत्वपूर्ण कार्य तो लिखिए। लवन सेतु का उपयोग
वैद्युत रासायनिक सेल में, वैद्युत रासायनिक सेल में आंतरिक परिपथ के रूप में किया जाता है। आंतरिक परिपथ के रूप में किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। फलस्वरूप सेल का क्या कायम रहता है? उदासीनता कायम रहता है। सेल का उदासीनता कायम रहता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या है भाई अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है विद्युत लेपन या जस्तीकरण किसे कहते हैं? लिखिए विद्युत लेपन या जस्तीकरण किसे कहते हैं? देखिए यहाँ एक ही क्वेश्चन में हमने दोनों को निकालने का पूरा प्रयास किया है। विद्युत लेपन और जस्तीकरण को लिखते समय थोड़ा सा अदल बदल कर चीजें लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम मूल रूप से विद्युत लेपन को लिख रहे हैं और जस्तीकरण में थोड़ा बदलाव करेंगे तो वही विद्युत लेपन क्या कहलाएगा? जस्तीकरण कहलाएगा। सो लिखिए निम्न कोटि, मतलब ऐसा निम्न कोटि का धातु को दो कोटि में रखते हैं। एक होता है उच्च कोटि का धातु, एक होता है निम्न कोटि का धातु। उच्च कोटि का धातु मतलब जिसमें जंग नहीं लगेगा, जो जल्दी खराब नहीं होगा। लेकिन निम्न कोटि का धातु बातें बात में जंग लग जाएगा, तुरंत खराब हो जाएगा, संचारित हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? निम्न कोटि का धातु। तो विद्युत लेपन के द्वारा या विद्युत लेपन की प्रक्रिया या जस्तीकरण की प्रक्रिया उच्च कोटि के धातु पर नहीं करते हैं, निम्न कोटि के धातु पर करते हैं। किसके जरिए? उच्च कोटि के धातु के जरिए। सो लिखिए निम्न कोटि के धातु को, निम्न कोटि के धातु को संक्षारण से बचाने व आकर्षक बनाने हेतु निम्न कोटि के धातु को संक्षारण से बचाने व आकर्षक बनाने हेतु विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा, विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा उच्च कोटि के धातु का पतला परत चढ़ाने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाता है। जैसे सस्ता आभूषण बनाने में इसका उपयोग कहाँ होता है? सस्ता आभूषण बनाने में, रेलिंग को आकर्षक बनाने में, ये सब इसके महत्वपूर्ण उपयोग हैं ETC। अब इसी क्वेश्चन में जब आ जाएगा जस्तीकरण किसे कहते हैं, तो सेम बातें रखना है। निम्न कोटि के धातु को संक्षारण से बचाने व आकर्षक बनाने हेतु विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा, अब उच्च कोटि के धातु के जगह पर केवल और केवल क्या कर देना? जस्ता। विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा जस्ता का पतला परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है?
जस्तीकरण कहलाता है। विद्युत लेपन हटा देंगे, एग्जाम्पल सेम रखेंगे। सस्ता आभूषण बनाने में जस्ता का उपयोग नहीं होता, रेलिंग को आकर्षक बनाने में ऐसा आप लिख सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो टोटल 11 क्वेश्चन हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हो गया, कंप्लीट है ये, ठीक है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि इससे आप क्या समझते हैं, तो मन में विचार आता है लिखने का कि टेंशन मत लो, हम इससे कुछ भी नहीं समझते, तो फिर वो भी टेंशन नहीं देगा आपको, या वो भी टेंशन नहीं लेंगे चेक करने वाले, सीधा क्या बैठाएंगे, गोल गोल लड्डू, ठीक है, और उस लड्डू से आप खुश रहेंगे। रिजल्ट के बाद खुश होंगे या नाराज होंगे? नाराज हो जाएंगे ना। तो भाई लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा कि हम समझते हैं, क्या समझते हैं, तो लिखिए। जैसे अगला क्वेश्चन है, संचारण से आप क्या समझते हैं? संचारण से आप क्या समझते हैं? लोहे के जंग का सूत्र लिखें तथा इसके रोकथाम का उपाय बतावे। ठीक है, बताओ कि इसको कैसे रोका जा सकता है, ये चीजें आपको बताना है। चलिए देखते हैं। संचारण क्या होता है सर? अभी जस्ट आपने देखा कि निम्न कोटि के धातु को संचारण से बचाने, तो संचारण होता क्या है? जैसे किसी भी धातु में जंग लग जाता है, किस धातु में जंग लगता है? तो निम्न कोटि के धातु में। निम्न कोटि का धातु करता क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फेट, जलवाष्प, इन सब चीज़ों से अभिक्रिया करके खराब हो जाता है। इन सब चीज़ों से अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो धातु के खराब होने की यह घटना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। सो लिखिए, निम्न कोटि का धातु वायुमंडल में उपस्थित निम्न कोटि का धातु वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, ऑक्साइड ETC से प्रतिक्रिया कर खराब होने लगता है। यह घटना धातु का संचारण कहलाता है। अब यहाँ एक ऐसा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिस एग्जाम्पल के माध्यम से ये दिख जाए कि जलवाष्प और ऑक्साइड से अभिक्रिया कैसे हो रहा है, और साथ ही साथ लोहे के जंग का सूत्र भी पता चल जाए। तो चलिए, लोहे में जंग किस रिएक्शन के जरिए लगता है उसी को देख लेते हैं। ये लोहा है, लोहा को जब वायु में खुला छोड़िएगा तो वह पहले ऑक्सीजन से और फिर जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेगा। इन सब से अभिक्रिया करने के बाद ये बनाएगा Fe2O3 इंटू X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ये बतलाता है कि रस्टिंग का रेट, जंग लगने का दर कितना ज़बरदस्त होगा। जैसे आप जनवरी के मौसम में लोहा को खुला में रखिए, तेज़ी से जंग लगेगा कंपेरिजन टू जून जुलाई। क्यों? जून जुलाई में बहुत अधिक गर्मी होती है, यानी वायु में उस समय जलवाष्प क्या होता है? कम होता है, और अभी जलवाष्प अधिक होता है। तो अभी के समय में ज़्यादा जंग लगेगा जून जुलाई के तुलना में। तो जितना ज़्यादा जलवाष्प होगा, जंग लगने का रेट उतना ज़्यादा होगा। ये सूत्र होगा किसका? लोहे का जंग कर दीजिए, के जंग ने, लोहे का जंग, उसका सूत्र हो गया। लोहे में जंग जो लगा उसका सूत्र हो गया। समीकरण को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन विषम है, इसको सम कर लो, इसके आगे 2, तो यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, इसके आगे 3 और इसके आगे कितना लगाना पड़ेगा? तो हो गया।
अब इसी के साथ साथ कहता है कि रोकथाम का उपाय बतावे। आप इसको लिखिए, हम रोकथाम का उपाय भी बतला रहे हैं, लिख लीजिए तेजी से। रोकथाम का उपाय, भाई रोकथाम का क्या क्या उपाय हो सकता है वो समझिए। सबसे पहला रजदीतीकरण द्वारा, रजदीतीकरण द्वारा। ये रजदीतीकरण क्या होता है? किसी भी चीज को कलर करना, रंगना, उसको क्या कहते हैं? रजदीतीकरण कहते हैं। दूसरा विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा। तीसरा संरक्षण द्वारा, संरक्षण द्वारा। ऐसे करके भी धातु को संक्षारण से बचाए जा सकते हैं। अच्छा, ग्रीसीकरण द्वारा, चलो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। ग्रीसीकरण द्वारा, ग्रीसीकरण द्वारा। ये ग्रीसीकरण क्या होता है? अच्छा, कभी किसी धातु के सतह पर आप ग्रीस लगाए हैं? ग्रीस लगा दीजिए, वहाँ जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ग्रीस जो है ना, धातु और वायु के बीच एक लेयर बना लेता है। अब वायु धातु के संपर्क में जाता नहीं है तो उसमें जंग नहीं लगता, वो सुरक्षित रहता है। बट सबसे अच्छा प्रक्रिया सामान्य तौर पर जो सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है वो रजदीतीकरण है, रंगाई करके हम आप लोग जनरली कर लेते हैं। विद्युत लेपन, थोड़ा आकर्षक जब धातु को बनाना होता है तो फिर क्या करते हैं? विद्युत लेपन करते हैं। संरक्षण वो स्वतः होता है। और ग्रीसीकरण कभी कभार धातु, जैसे ग्रीसीकरण की क्रिया कहाँ पर होता है? जहाँ पर चीज़ें चलने वाला हो, जैसे साइकिल हो गया, साइकिल का पहिया हो गया ना, गाड़ी हो गया, गाड़ी का पहिया हो गया, वहाँ पर आप क्या करते हैं? ग्रीसीकरण कर देते हैं। अच्छा, वहाँ ग्रीसीकरण इसलिए नहीं करते कि जंग ना लगे, ग्रीसीकरण इसलिए करते ताकि वहाँ पर वो फ्री रहे ना, रोटेशन उसका सही से हो पाए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम आप लोग यहीं तक डिस्कस किए हैं। अगला लेक्चर के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।